इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पर हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद खदानों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है, क्यों रहा है। ठीक है, ये मैंने सवाल पिछले पार्ट में बताया था, पिछले भाग में लास्ट में बताया था। अब देखो इसके बारे में पढ़ के बताते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात आजादी के बाद भारतीय नीति निर्माताओं ने खदानों में आत्मनिर्भरता प्रदान करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, जिसका एक ही कारण था, हरित क्रांति। हरित क्रांति किसानों के लिए ही हुआ था, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। हरित क्रांति में गेहूं और उत्पादन ही आते हैं। इसके बारे में भी आगे पढ़ने को मिलेगा, अभी इसके अगले क्लास में जाओगे तो। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। क्या क्रांति? गेहूं के लिए हरित क्रांति। हरित क्रांति जरूरी भी था क्योंकि उस समय अनाज की बहुत कमी थी, किल्लत थी अपने यहाँ। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। अब गेहूं का समस्या खत्म, तो फिर चावल का समस्या खत्म करने के लिए भी यही मुहिम चलाया गया था, हरित क्रांति। बहरहाल फिर भी अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं था, लेकिन अनाज के उपज में जितना लोग सोचे थे उतना नहीं हो पाया क्योंकि मशीनरीज की कमी थी। मशीन थ्रेसर नहीं था। थ्रेसर के बाद समझ लो कि खेत जोतने के लिए उतना बड़ा ट्रैक्टर वगैरह भी नहीं हुआ करता था उस समय। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो कि 44.1 और 30.21 करोड़ टन क्रमशः हुआ था उस समय। 15 और 16 में है। 15-16 का रिपोर्ट है 44.1 और 30.21 करोड़ टन गेहूं और चावल। वर्ष 2015-16 में कुल अनाजों का उत्पादन, मतलब ये 2015-16 तक था। अब 15-16 में कुल उत्पादन हुआ था 252.22 करोड़ टन। वर्ष 16-17 में कुल अनाजों का उत्पादन हुआ 275.68 करोड़ टन। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 26.87 और 17.69 करोड़ टन हुआ था। तो 2015 में है, तो देखो 2015 से लेकर 17 तक बढ़ा, आज 2023 तक और बढ़ गया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि है, जो कि 15.75 एवं 12.71 करोड़ टन 15-16 में है। अब ये रिपोर्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है, कितना भी आपको समझाया समझ में नहीं आने वाला है, तो इसको छोड़ो। नीचे आपको एक डाटा मिलेगा, उसमें इसको समझने को मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेने का। एक बार अपने से पढ़ लो इसको बुक में, उसके बाद से आप फिर से कोशिश करो। सुझाई गई क्रियाएं, साफ बात है 15 में हुआ कितना, 15 से 16 के बीच में 15 से 12 करोड़ टन गेहूं हुआ, चावल हुआ था। और गेहूं हुआ कितना, 44 से लेकर 30 करोड़ टन। और फिर 2019 तक ले हुआ था, 19-17 तक 275.68 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ अपने भारत में, केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रांत में, मतलब वही दो राज्य है जहां पे हुआ। निकट के किस गांव में कुछ खेतों पर जाएं और किसानों द्वारा उपजाई गई खाद्य फसलों का ब्यौरा एकत्रित करें। अपने खेती बाड़ी में जाओ, आस पड़ोस में जाओ और मालूम करो कि उत्पादन कैसे वहां पर होता है, और उसका ब्यौरा आप अपने प्रोजेक्ट बनाने में काम में ला सकते हो। भारत में खाद्य सुरक्षा,
यह भी जानना जरूरी है आपको। 70 के दशक के प्रारंभ में 1970 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दिशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। 1970 के बाद देश में कैसा भी आपातकालीन आ गया, लेकिन देश में अकाल नहीं पड़ा, कभी भी नहीं पड़ा। देश भर में उगाई जाने वाली विविध फसलों के कारण, अलग अलग फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खदानों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित होगी। इस अवस्था के दो घटक हैं, बर्फ स्टॉक कोल्ड स्टोर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो आपको आधार कार्ड बीपीएल एपीएल में बांटे जाते हैं। तो ये दो कारण हैं जो खाद्य सुरक्षा को बहुत तेजी से आगे किया और बनाया भी। हम भी पढ़ रहे हैं, लास्ट चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा। मैंने बोला था ना वहां पर समझ में नहीं आएगा, यहां पर समझ में आएगा। करोड़ टन, अब देखो करोड़ टन की बात आ गई तो मैं यहां पर बताता हूं। यह स्रोत कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग वार्षिक रिपोर्ट 17-18 तक 19 तक है। तो 1960 से 61 तक 80 करोड़ टन, ठीक है। 71 तक 108 करोड़ टन। अब 2000 से लेकर 2001 में 196 करोड़ टन, और 19 में आ जाओ 281.37 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, सबसे ज्यादा 19 तक। अभी नया पॉपुलेशन में आपको नया भी आ चुका होगा, आप 23 में पढ़ रहे हो तो नया भी कुछ आया होगा, लेकिन नहीं आया होगा आप इसको मान के चल सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी हमेशा बदलते रहता है। मैं 23 का पॉपुलेशन नहीं रख पाया हूं, लेकिन अगले साल 24 में एक नया बुक लॉन्च होने वाला है एनसीईआरटी का, तो नया माध्यम से ही हम आपको बताना शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें आपको कुछ टॉपिक बदल दिए गए हैं। जैसे मुगल सम्राट, मुसलमानों का जितना भी राज्य था, मुसलमानों के बारे में जितना भी इतिहास में बताया जाता था, उसको खत्म कर दिया गया है। आइए चर्चा करें। 4.1 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। हमारे देश में किस वर्ष में अनाज उत्पादन 200 करोड़ टन प्रति वर्ष से अधिक हुआ है? आप रिपोर्ट देख कर बता सकते हो। भारत में किस देश में अनाज उत्पादन में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है? और भारत में वो कौन सा दशक है जिसमें 10 साल में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, 10 गुना? क्या 2000 से लेकर 2001 में 2000 से 2001 से भारत में उत्पादन में वृद्धि अस्थायी है कि नहीं है? अस्थायी नहीं है, बढ़ रही है। अब है बर्फ स्टॉक। गांव में जो भी रहता हो कोल्ड स्टोर के बारे में जानता होगा, शहर में भी जो खेती बाड़ी करता होगा कोल्ड स्टोर के बारे में जानता होगा। कोल्ड स्टोर का मतलब होता है खाना, मतलब चावल, प्याज, सब्जी को स्टोर करके रखा जाता है। स्टोर करके रखा जाता है, ठंडा गृह बोलते हैं उसको। एकदम ठंडक रहता है, एसी जैसा चलता है, उसमें उसमें कुछ भी खराब नहीं होता है। आलू लोग अधिकतर रखते हैं, आलू सब्जी बस। बर्फ स्टॉक भारतीय खाद्य निगम, जिसको बोलते हैं एफसीआई, ठीक है, एफसीआई, फॉरेन आइस, ऐसा ही कुछ इंग्लिश में करके है, मुझे याद नहीं है, के माध्यम से सरकार द्वारा अभी प्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। और बर्फ स्टॉक में अनाज और गेहूं भी रखा जाता है शायद, मैंने तो नहीं देखा और जानते भी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसके लिए एफसीआई एक गोदाम होता है। क्या होता है? एफसीआई गोदाम के माध्यम से ही बर्फ स्टॉक चलता है, और ये अनाज को इकट्ठा करने वाला भंडार गृह जिसको बोलते हैं, वो भी एफसीआई के अंदर में आता है, भारतीय खाद्य निगम। बड़ा बड़ा कंटेनर होता है जिसमें मशीन से चाहे बोरा से आपको गेहूं को उसमें भर दिया जाता है, और उसके बाद से जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। हम जहां पर हैं यहाँ पर 4 गोदाम है जो एफसीआई का है, बड़ा बड़ा गोदाम है। समझ लो कि एक स्टेडियम उतना बड़ा बड़ा है।
नॉर्मल स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम नहीं, छोटा स्टेडियम जितना बड़ा बड़ा है, जितना एक औसतन पार्क होता है ना पार्क, उतना पार्क के बराबरी का है, 4 गो। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। जो पहले से घोषित कर दिया गया है कि इतना रुपया देंगे, तो कुछ भी हो जाए उतना रुपया देना ही पड़ता है। उस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत, मतलब जो कीमत तय कर दी गई है, न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसमों से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। बुआई से पहले ही सरकार बोल देता है कि हम इतना रुपया देंगे, आप बो लगाओ, इतना रुपया में हम खरीद लेंगे। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडार में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार खाद्य भंडार में रखे जाते हैं? मैंने बताया है। सरकार बर्फ स्टॉक क्यों बनाती है? कोल्ड स्टोर सरकार क्यों बनाती है? सरकार नहीं, आजकल सब प्राइवेट ही बन रहा है। ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए ही एफसीआई का इस्तेमाल किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसमों में या फिर आपातकाल में अनाज की आपातकाल क्या होता है? आपातकाल जिसमें अकाल पड़ जाता है, तो उसके कीमत में समस्या हल कर, जब वो आती है आपातकाल, तो उसमें समस्या हल करने में भी मदद करती है यही अनाज। बाढ़ आ गया तो कौन खाना दोगे? यही एफसीआई गोदाम से अनाज जाता है तो पूरे एरिया में बंटता है, तभी लोग खाते पीते हैं, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। हमारे गांव में समझ लो कि हर एक साल में तो नहीं, लेकिन 20 सालों में एक बार तो बाढ़ आता ही है। और क्या कमाल का आता है, पूरा जोर शोर से आता है, एक एक मंजिला बिल्डिंग डूब जाता है, सारे लोग रोड पे आ जाते हैं। तो खाना सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसमें भी हरामी नेता जो हैं वो क्या करते हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हरामी उनको बोलना जरूरी है। हरामी हैं क्योंकि वो जो पैसा सरकार देती है कि आप गरीबों को खिलाओ, वो क्या करते हैं, खुद खा जाते हैं। तो खुद खा जाते हैं तो उनके लिए तो भैया दिक्कत ही है। देखो, जो तुम करोगे वही तुम भोगोगे। तुम दूसरों को खाते हो तो तुम्हारा भी कोई खाएगा नहीं, हट, तुमको कोई इज्जत नहीं करेगा। जैसे में देखो, जिसको जरूरत है गरीब गुरबा के लिए वो खाना है कि हाँ भैया, जो जिसको आपातकाल में जरूरी है उसके लिए है कि सबके लिए है। जो खा सकता है उसको अपने से खाना चाहिए ना। और जितना अंग्रेजों ने मुसलमानों ने नहीं लूटा है, उतना इधर 50 से 60 साल में नेताओं ने लूटा है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको बोलते हैं पीडीएस कहते हैं, पीडीएस द्वारा उसको बताया जाता है। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकान है। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, जैसे चीनी खदान, खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। कम कीमत पे। पहले देखो किरासन तेल होता था, तो आज किरासन तेल का सिस्टम बंद हो गया है, तो आज एलपीजी गैस मिलता है। पहले आज चीनी भी मिल रहा है, दाल भी मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है। किसको? जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको, बाकी लोगों को नहीं। बाकी लोगों को क्यों मिलेगा? बाकी लोग उसके लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है ना, तो उनके लिए थोड़े है। जो उसको जरूरी है उसके लिए ही है। तो चीनी मिल रहा है, मिट्टी तेल बंद हो गया, लेकिन फिर भी मिट्टी तेल मिलता है, एलपीजी मिलता है, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। बीपीएल कार्ड से लगाओ तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ता हो जाता है, एपीएल से लगाओ तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन ठीक है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा, जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी तेल एक पर व्यक्ति पे,
नहीं, यहाँ पर परिवार पे है। परिवार पे 35 किलोग्राम और 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्तीय राशन की दुकान से खरीद सकता है। और ये लोग निकट में जो भी राशन की दुकान है, जिसको डीलर बोलते हैं, डीलर के पास मिल जाएगा। राशन कार्ड लेके जाओ, थोड़ा सा कम पैसा दो, 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये लीटर मिलता। 5 रुपये लीटर की राशन तेल है, 20 रुपये लीटर आजकल हो गया है, लेकिन अनाज आपको 3 से 4 रुपये किलो ही मिलता है। आज भी कुछ बदला नहीं है। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड इसको बोलते हैं। लाल, ब्लू और हरा 3 कार्ड होता है। तो निर्धनों में निर्धन सबसे नीचे लाल, निर्धन रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड और अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड होता है। सबसे नीचे लाल कार्ड, उसके नीचे बीपीएल होता है, हरा कलर का आता है। उसके बाद एपीएल होता है जो ब्लू कलर का होता है। 3 प्रकार का हो गया। अब आइए यहाँ पर थोड़ा सा सुझाई गई प्रक्रिया पे बात करते हैं। देखिए, सुझाई गई प्रक्रिया में है, अपने इलाके की राशन की दुकान पर जाएं और वहां से निम्नलिखित ब्यौरा प्राप्त करें। राशन की दुकान कब खुलती है, राशन की दुकान पर कौन कौन सी चीजें बेची जाती है, राशन की दुकान के चावल और चीनी निर्धनता की रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए की गई कीमत की तुलना किसी अन्य किराने की दुकान से कीमतों से ज्यादा है कि कम है, इसके बारे में आप बताओ। पूछो जाकर, पता लगाइए। क्या आपके पास राशन कार्ड है? इस राशन कार्ड से आपके परिवार ने हाल में कौन सी चीज खरीदी है? क्या उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? राशन की दुकान क्यों जरूरी है? इसके बारे में सवाल है जिसका जवाब आपको खुद देना है। देने के लिए तो मैं भी दे सकता हूं, लेकिन आप क्या सीखोगे मैं दे दूंगा तो। राष्ट्रीय उत्पादन एवं वितरण योजना उचित दर राशन की दुकान सर्किल, यहाँ पर संख्या नंबर 9 है। देखो, राशन की दुकान नीचे दिख रही है, किस तरह लोगों को अनाज वितरण किया जा रहा है। सबका लिखा जाता है बायोडाटा, कौन कितना ले जा रहा है, सब सरकार पूछती है बाद में, बताओ भाई कितना किसको दिया, कितना रुपया लिया, जो लिया तो दो बाकी के रुपया। भारत में राशन कार्ड व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुआ। हरित क्रांति से पहले भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। राशन कार्ड फिर से उसको लागू कर दिया गया। गरीबी के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO, इसको बोलते हैं NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधित 3 महत्वपूर्ण अत्यंत क्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। 3 कार्य को प्रारंभ किए गए, उसमें से पहला है आपको है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। हर किसी को खाना बांटा जाएगा, तेल बांटा जाएगा, जो पहले से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया। पहले से थी लेकिन और उसको मजबूत कर दिया गया। उसके बाद है एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS, जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई। अब इसके बारे में भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि ये चीज क्या है। उसके बाद चालू हुआ काम के बदले अनाज, उसको बोलते हैं FFW। 1977 से 78 में चालू हुआ था, प्रारंभ हुआ। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते हुए अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनः गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं PAP, चल रहे हैं, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी हैं, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर APL भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं।
अब देखो, खाद्य सुरक्षा में बड़ा रोजगार कार्यक्रम कोई लाता है तो कब लाता है? दोपहर के खाने में। हर किसी को दोपहर का खाना जरूरी है। एक न्यूनतम रेखा से ऊपर उसकी आय होनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। लेकिन न्यूनतम रेखा में कब होगा? जब गरीब का वेतन बढ़ता है तो अमीर वाले जितना भी हॉस्पिटल है, दुकान है, राशन है, सब अपना अपना दाम बढ़ा देता है। जब अपना अपना दाम बढ़ा देगा तो फिर तो वो गरीब ही रह जाएगा ना, वो अमीर कहाँ हुआ? कैसे हुआ अमीर? नहीं हुआ। इसके लिए समझना चाहिए, हर किसी को समझना चाहिए। अमीर है कि कितना लूट लो, लूट कर ढंग से खा भी नहीं पाता है, भूखे पेट सोना पड़ता है रात को। सुझाए गए क्रियाकलाप। इतने बड़े नेता थे मुलायम यादव, रात को क्या खाते थे? कुछ नहीं खाते थे, मकई का रोटी या सरसों का साग खाते थे। इतना रुपया रहने के बाद, लाखों रुपया पेमेंट मिलता था सरकार से, मुख्यमंत्री थे तो फिर भी कुछ नहीं। वही हाल है, बीमारी से ग्रस्त हैं, बहुत खा लिए हैं जिंदगी में, अब कितना खाएंगे। सरकार की ओर से शुरू की गई खाद्य पर आधारित कार्यक्रमों की वृत्ति जानकारी एकत्रित करें। सरकार के बारे में कार्यक्रम जो भी करता है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो। संकेत ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम, रोजगार गारंटी योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दोपहर का भोजन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं आदि अपने कक्षा के साथ चर्चा करें। किसके बारे में? ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम, रोजगार गारंटी योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दोपहर का भोजन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं। इसके बारे में हर अलग अलग टॉपिक के रूप में मुहिम छेड़ दो। एकदम स्कूल में मुहिम छेड़ना चाहिए। या अपुन आया है, अपुन पूछेगा आज, लिख कर ले जाओ 50-60 को क्वेश्चन कि अपुन आज मास्टर का पूरा लेगा, पूरा पूछेगा। हम भी जब स्कूल में जाते थे ना तो नहीं पूछते थे, बाद में जब पूछना चालू किया तो मास्टर जी लोग क्लास में आना छोड़ दिए, लेट से आते थे। कोचिंग में गए, कोचिंग में जब पूछना चालू कर दिया तो कोचिंग वाला बोला कि भैया इसको मत बुलाओ, ये हमको पागल बना देगा। तो हमको क्लास 10th में अपने से पढ़कर पास हुए, क्लास 11th अपने से पढ़कर पास हुए, क्लास 12 में अभी हम कोचिंग नहीं गए हैं। जो भी पास हुए हैं अपना किताब पढ़कर पास हुए हैं। जब हम पास हो सकते हैं, हम मतलब रैंकिंग अच्छा ला सकते हैं, तो आप भी ला सकते हो। मैं नीट का एग्जाम दिया हूं, डॉक्टर के नीट का एग्जाम। नीट के एग्जाम में 570 नंबर ला के दिखाया है, बिना किसी कोचिंग का, बिना किसी इंस्टीट्यूट में गए हुए। आज अपने अभिमान से बोल सकते हैं कि हम अपने दम पे इतना नंबर ला सकते हैं, तो आप भी ला सकते हो। एकदम मुहिम छेड़ दो कि हम भी ला सकते हैं। ठीक है, कोचिंग वोचिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद से पढ़ो। नहीं पढ़ने में आता है तो इंटरनेट से पढ़ो। मैं तो बोल रहा हूँ फ्री में पढ़ाएंगे, ऐसे फ्री में ही पढ़ाते हैं। खूब पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो, टेंशन नहीं लेने का। पुष्पा स्टाइल, झुकेगा नहीं, लोगों को झुकाएगा। इसके आगे का टॉपिक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं ना 3 प्रकार, उसके बारे में धीरे धीरे जानेंगे। तो चलिए इसके आगे का पढ़ते हैं अध्याय नंबर 4 में। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।